प्रोजेक्टेड देयर ट्राई कलर्ड फ्लैग। क्या लवनिका आप मुझे बताएंगी उनके जो फ्रांस के फ्लैग में कौन से 3 कलर थे? ब्लू वाइट रेड, ये 3 कलर थे। ये भी मुझे बताओ कि 1774 में क्या हुआ? बहुत तेज जो अच्छा इसका ब्रेन है ना, इसको अगर सही तरह तलाशा जाए ये कीड़ा बन जाए। अच्छा एक और बताओ, 5 मई 1789 को क्या हुआ? स्टेट मीटिंग फॉर इंक्रीजिंग ऑफ टैक्स। करेक्ट। ये मुझे बताइए 20 जून को क्या हुआ? The third state meet on a tennis court. The third state representative में जहाँ उन्होंने अपना संविधान ड्राफ्ट किया, बनाया नहीं, अब जब वो काम में आ जाए। अब आगे का काम देखो अनुष्का, ये सही इन्होंने बताया कि लुई 16 became किंग ऑफ फ्रांस। दूसरी क्या बात बताई? दैट इज जनरल स्टेट मीटिंग वाज कॉल्ड बाय किंग। मीटिंग वाज कॉल्ड बाय किंग टू इंक्रीज टैक्सेस। और तीसरी बात ये थर्ड स्टेट बोला करिए ई स्टेट नहीं, एस्टेट। थर्ड स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स met तो थर्ड फॉर्मर met at tennis court and founded, वहां पर उन्होंने किसकी स्थापना की? नेशनल असेंबली, राष्ट्रीय सभा की, नेशनल असेंबली। टेकन ओथ, उन्होंने ये शपथ ली कि जब तक हम फ्रांस को नेशन बनाकर नहीं रखेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, ऐसा उन्होंने शपथ ली। ये बात थी। आगे की बात देखो ना, सो फाउंडेड नेशनल असेंबली। अब इसके बाद देखिए द फ्रेंच पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी। ये सब बातें हमने आपको बता दी हैं क्या? दैट इज द फ्रेंच पॉपुलेशन रोज फ्रॉम 23 बिलियन टू 28 बिलियन ये हो चुकी थी। सो अगली बात, एज पॉपुलेशन has increased, there was no food for all, no sufficient food for all, people were dying of hunger, people were dying of hunger, ऐसा हो रहा था। फिर क्या हुआ? वीमेन, ऐसी स्थिति में जो वुमेन थी कहाँ असेंबल हुई? वर क्यूड अप। तुम्हारी बुक में देखो ऐसा लिखा है कि बेकरी के सामने औरतें लाइन लगाएं। वुमेन वर क्यूड अप, लाइन लगाई थी। इन फ्रंट ऑफ, वीट तो मिलता ही नहीं था, उनको बेकरी से ब्रेड खरीदनी पड़ती थी। इन फ्रंट ऑफ बेकरी फॉर ब्रेड फॉर लॉन्ग आवर्स, 4.5 घंटे तक वो वहां खड़ी। फॉर लॉन्ग आवर्स। अब बेकरी हैज अनाउंस्ड दैट नाउ ब्रेड इज कंज्यूम्ड, नो मोर ब्रेड। बेकरी ने क्या बोल दिया? बेकरी हैज अनाउंस्ड, बेकरी ने बता दिया तो दैट देयर इज नो मोर ब्रेड। अगर तुम रोटी खाते हो, तुमको रोटी कहीं से ना मिले, बाहर तो मिलती ही नहीं थी,
राशनिंग सरकारी दुकान से तो तुमको ब्रेड मिलती थी, वो टुकड़ा बड़ा बड़ा तोड़ के देते थे तौल के, कटिंग वटिंग वाली ब्रेड नहीं होती थी, बड़ा सा टुकड़ा तोड़ते थे तौल के दे देते थे, ऐसा होता था। तुम्हें बताना पड़ता था तुम्हारे घर में कितने मेंबर हैं, 4 हैं तो 4 के हिसाब से 5 उतना ही मिलता था। तो उन्होंने क्या अनाउंस कर दिया बताइए, देयर इज नो मोर ब्रेड। तो ऐसी स्थिति में जो माएँ हैं क्या वो घर में ऐसे ही चली जाएंगी, बच्चों को भूखा रखेंगी? उन्होंने वो सोचा कि इसके अंदर इस दुकान में ब्रेड जरूर होगी और ये ऐसे ही बोल रहा है ना, तो उन्होंने लूट लिया। तो वुमेन जो 4.5 घंटे से लाइन में लगाए, उन्होंने क्या किया बोलो, और वहाँ ब्रेड निकली। सही है कि नहीं? वो होगा रॉयल फैमिली को देता होगा, नोबिलिटीज को, तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन बड़े परिवारों के लिए तो खूब ब्रेड होगी, है ना। तो वुमेन ने क्या किया बताइए, लूटेड बेकरी शॉप, और लूटने के बाद क्या करें, इतने के बाद ठीक है ना, केम बैक टू होम। तो फिर किंग ने इस स्थिति को मैनेज करने के लिए सेंड आर्मी टू पेरिस, फ्रांस में जगह जगह पर उसने सेना भेजी कि ऐसा कैसे होता। नाउ किंग सेंड आर्मी की ऐसे लूट नहीं होनी चाहिए, टू कंट्रोल सिचुएशन। हाउएवर द र्यूमर स्प्रेड, र्यूमर क्या स्प्रेड हो गई, हाँ बोलिए, कि राजा ने अपनी जनता को मरवाने के लिए, हाँ, मारने के लिए सैनिक, किंग हैज सेंड आर्मी टू किल पीपल, टू फायर अपॉन द सिटीजन, टू फायर अपॉन द सिटीजन। नाउ पब्लिक बिकेम पैनिक, ऐसी स्थिति में क्या होगा, सो पब्लिक बिकेम पैनिक। तब तक नेशनल असेंबली का गठन हो चुका था, नेशनल असेंबली फाउंड हो चुकी थी, और वो राजा से कह रही थी एंड आर्ग्यूड या आस्क्ड फॉर किंग टू एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। उसने बोला था तुम ही राजा रहोगे, हम जो नियम बनाएंगे उसको बस फॉलो करो। किंग हैज डिनाइड। नेशनल असेंबली बन गई, तो इसने बोलो क्या बोला था नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली यही लिखा देते, स्पेस हो तो आप लिख लीजिए, नेशनल असेंबली आस्क्ड किंग, क्या पूछा होगा, टू एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, संवैधानिक राजतंत्र स्वीकार कर लो, राजा तुम ही रहोगे लेकिन हमारे नियम मानो। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब तो राजतंत्र होता ही है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान से चलो। किंग डिनाइड, किंग डिनाइड, राजा ने मना कर दिया। इतनी बात तुम्हें इंग्लिश समझ में आ गई। अब क्या हुआ बताओ, पब्लिक बिकेम पैनिक, 7,000 सिटीजन्स, जो आम लोग थे, कॉमन पीपल, इसको कहते हैं कि रिबेलियन ऑफ कॉमन सिटीजन, गैदर्ड। और किसके साथ गैदर्ड हुए, गैदर्ड अलोंग विद, देखो वुडन पोल भी लिख सकते हो, नहीं तो हिंदी में भी लिखोगे तो चल जाएगा, लाठीज। उनके पास कोई हथियार तो थे नहीं, और लाठी से क्या वो लड़ाई कर पाएंगे, फायर आर्म्स की, तभी तो उन्होंने वो बास्तिल वाले जेल को तो तोड़ दिया। लाठी से अलोंग विद 7,000 लोग इकट्ठे हुए एंड मार्च्ड टू बास्तिल फोर्ट्रेस, किले की तरफ गए कि हमें भी हथियार चाहिए, हम ऐसे सिंपली मर नहीं सकते, थोड़े हथियार चाहिए। तो हथियार कहाँ मिलेंगे, बास्तिल जेल, वहाँ एक ही जेलर है और वो ज़्यादा कुछ है नहीं, जाके लूट लो, कुछ भी नहीं है। तो अलोंग विद लाठीज एंड मार्च्ड टू बास्तिल जेल, जो एक किले नुमा थी, एंड किल्ड जेलर, जेलर को किल कर दिया, एंड फ्रीड कितने प्रिजनर को, 7 प्रिजनर। कमांडर, जेलर हो या कमांडर लिखे, कमांडर, कमांडर लिखा, किल्ड कमांडर एंड फ्रीड 7 प्रिजनर्स। और क्या किया होगा बोलो, एंड लूटेड आर्म्स, और सारे हथियार क्या कर लिए,
आर्सेनल्स लूट लिए, असलहा, गोला बारूद, एंड लूटेड आर्म्स। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद पेरिस जलना शुरू हो गया, कहीं आग लग रही तो कहीं आग लग रही है। किंग बिकेम अफ्रेड, अरे ये क्या हो गया, लोग हमारे खिलाफ उतर आए। अभी तो नेशनल असेंबली ही कह रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्वीकार करो, तो लोग भी विरोध में हो गए। ऐसा हो गया। किंग बिकेम अफ्रेड एंड ऑन 4 अगस्त उसने कहा ठीक है मानते हैं हम, सरेंडर ना, सरेंडर क्या किया, बस उसने मान लिया। सरेंडर वर्ड नहीं होगा, देखो जरा, किंग बिकेम अफ्रेड। जो सरेंडर करता है फिर उसे मोनार्क थोड़ी ना कह सकते, वो तो राजा ही रहा। सो किंग बिकेम अफ्रेड, और क्या हुआ, एंड एक्सेप्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। दिव्यांशु कब एक्सेप्ट कर दी बोलो? ऑन 4 अगस्त 1789। इसकी टाइम लाइन देखो। सर वो जब रूमर स्प्रेड हुआ था ना, वो 14 जुलाई को हुआ। 14 जुलाई 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई, तो 14 जुलाई को बास्टील पे आक्रमण किया गया, मैंने नहीं लिखाया। नहीं। दिस ऑल हैपेंड, बास्टील अटैक हैपेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। बास्टील अटैक हैपेंड ऑन 14 जुलाई। इसका पहले ही पेज में, चैप्टर के पहले पेज में ये चित्र बना है 1789। अब देखो 1774 में लुई 16 became king। 5th May 1789 king called a state general meeting। और जो 20 जून को क्या हुआ 1789, दैट इज नेशनल असेंबली फाउंड हो गई। असेंबली फाउंड बाय मीराबियू एंड एफिसेइस। ये बात हमने बताई थी, 2 कमांडर थे, मीराबियू नोबेल फैमिली का था, एफिसेइस प्रिंस का। अच्छा, अभी अभीश ने आप लोगों को क्या बताया कि 14 जुलाई को क्या हुआ बताओ? बास्टील जेल में अटैक हो गया, बास्टील जेल अटैक, और इसके बाद 4 अगस्त को क्या हुआ 89, उसने किंग एक्सेप्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ध्यान दो, ये कौन सी बिकेम किंग ऑफ एंड बिकेम एब्सोल्यूट मोनार्की। यह निरंकुश राजतंत्र और वो है संवैधानिक राजतंत्र। एब्सोल्यूट मोनार्की का क्या मतलब है? एंड बिकेम एब्सोल्यूट यानी पूरा का पूरा मोनार्क, इसको कहते हैं निरंकुश, जिस पर कोई अंकुश ना हो, कोई बोलने वाला ना हो, निरंकुश राजतंत्र। और उसमें क्या हो गया संवैधानिक राजतंत्र। वो बंद तो गया मजबूरी में, बट किंग वाज नॉट हैप्पी विथ कॉन्स्टिट्यूशन। किसी के अंडर में काम करना किसी को अच्छा लगेगा? बट किंग वाज, मुझे तो पूरा अपना सत्ता चाहिए था। किंग वाज नॉट हैप्पी विथ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। आगे क्या हुआ?
यहाँ तक की बात हो चुकी है। तो इसमें आप देखिए कि जो थर्ड ये सामंत था, इसको फ्यूडलिज्म कहते हैं। फ्यूडल सिस्टम जानते हो, कि सामंत बना दिया किसी को, वो जितना मर्जी किसी से टैक्स ले, बस राजा को सोना भेज रहा है उसको नहीं। तो यहाँ दिखाया गया है कि एक सामंत बैठा है, फ्यूड, सामंत को क्या कहते हैं, फ्यूड, और उसके सामने एक गरीब किसान अनाज की बोरी लेकर आया है, अनाज की बोरी लेके दे रहा है, हाथ में फल लिए, थैली में धन लिए, सब लिए कि नहीं, पैसा भी है, फल भी, अनाज भी, लेकिन ये तब भी कैसे बैठा है, जैसे इसे खुशी ना हो रही हो। और उसके ऊपर माकड़ दिखाया है, स्पाइडर, स्पाइडर देखो वो मकड़ी की तरह खून चूस रहा है, दिखाया गया कि नहीं। और उसमें है ना, माकड़ यानी स्पाइडर होता है मकड़ी, और साथ में ये भी दिखाया गया है, और उसमें लालच कैसी भरी है, कुत्ते की तरह, नीचे कुत्ता दिखाया है। तो उसमें लालची व्यक्ति है, मकड़ी की तरह खून चूसता है, और जो गरीब किसान है वो सब कुछ देने के बाद भी याचना की दृष्टि से देख रहा है, विथ पिटी एंड कंपैशनेट आइज, ऐसा दिखाया जा रहा है कि नहीं। तो ये ऐसी सिचुएशन थी फ्यूडल सिस्टम ही, और ये जो सामने बैठा इसे फ्यूड कहा जाएगा। फ्यूड का क्या मतलब है, सामंत, मतलब राजा को कोई एक मुख्य वो अधिकारी, वो पूरे राज्य में ऐसे ही चलता था, सही है, जितना मर्जी वो जितना टैक्स। अब ये देखो अगले पेज पे आओ। इतना होने के बाद स्थिति कैसी हो गई मिडिल क्लास की, और फ्रांस की स्थिति कैसी हो गई, जरा इसे भी देखें। फिर तो बन गया था, टाइमलाइन हमारी यहाँ तक पहुँच चुकी है। अगले पेज पे जरा 1.2 का चार्ट देखो, फिगर 4। व्हाट डज द फिगर 4 डिपिक्ट? फिगर 4 बताता है कि बैड हार्वेस्ट हुई, एक बार वहाँ फ्रांस में पाला पड़ गया। ये सब 79 की बात है। देखो मई, जून, जुलाई, अगस्त, करीब 3 महीने के अंदर ये सब घटा है, 5 मई से 4 अगस्त तक, सही है। बैड हार्वेस्ट हुई, बैड हार्वेस्ट, फसल खराब हो गई, वहाँ सर्दी पड़ी, तो क्या हुआ, स्कैर्सिटी ऑफ फूड ग्रेन हो गया। जब फसल ही नहीं होगी तो क्या होगा, अनाज का अभाव हो गया। मान लीजिए क्या, that is stood for the despotic power of the king, yet the hated by all, yet the Bastille was hated by all because it stood। ये ऐसा दिखाया जा रहा था कि मतलब राजा की अदम्य शक्ति का प्रतीक था। तो अगर बास्टील पर अटैक हो गया तो इसका मतलब है राजा की साख गिर गई। बास्टील ये राजा की शक्ति का प्रतीक था, कोई भी चीज होती नहीं प्रतीक बन जाती है। और ऐसा कुछ नहीं, साथ ही कैदी थे, लेकिन कोई भी चीज तोड़ दो, तुम राजा का टोपी तोड़ दो तो दुनिया फिर राजा का तोड़ दिया, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। नुकसान कुछ नहीं हुआ, लेकिन जरा सी चीज तुम राजा का नुकसान कर दो तो लगता है कि हमने जीत लिया राजा, ऐसा लगता है। तो पब्लिक को साथ ही कैदी छुड़वाए, क्या होता है साथ कैदी, फिर भी उन्होंने सोचा जीत लिया। अच्छा बैड हार्वेस्ट हुई तो फिर उससे क्या हुआ बताओ। बैड हार्वेस्ट की वजह से अगर मान लो तुम्हारी फसल पे पाला पड़ जाए, अभी थोड़े दिन पहले ओले गिरे थे, देखा था तुमने, ऐसे ही फसल पे गिरता है तो फसल बर्बाद हो जाती है। ओले तेजी से गिरते हैं, ओले सब पत्ते गिर जाते हैं, फ्रूट डैमेज हो जाते हैं। फसल पे अगर ओले गिर गए तो अच्छी खासी 3 महीने की खड़ी फसल खराब हो जाए, तो बैड हार्वेस्ट हो गई। तो इससे क्या हुआ, स्कैर्सिटी ऑफ फूड ग्रेन का अभाव हो गया। उसको भर लो अपने बुक में, स्कैर्सिटी ऑफ फूड ग्रेन, पेंसिल से भी भर सकते हो, पेंसिल भी भर लो, किसी से भी, फूड ग्रेन हो गया। आगे देखिए इससे क्या होगा अगर अनाज कम हो जाएगा, राइजिंग फूड प्राइसेस, प्राइस बढ़ गए। जब अनाज ही नहीं रहेगा तो महंगे हो जाएंगे अनाज, तो क्या लोग खरीद पाएंगे। तो पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाई ब्रेड, पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाई ब्रेड। अब जब महंगा हो जाएगा अनाज तो गरीब लोग तो नहीं खरीद पाएंगे, उनके पास उतने पैसे नहीं हैं। तो फिर क्या होगा, 2 चीजें हो सकती हैं, एक तो
दंगे होंगे, फूड राइट्स, अनाज के लिए दंगे। राइट्स का क्या मतलब होता है? दंगे। और दूसरा क्या होगा? दैट इज वीकर बॉडी, लोग कमजोर होते जाएंगे। भाई खाना ही नहीं मिलेगा तो भूखे लोगों में कितनी इम्यून सिस्टम होगी? वीकर बॉडीज। और जब कमजोर होंगे तो क्या उनको बीमारी पकड़ेगी? इसकी वजह से क्या होगा? दैट इज डिसीज एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी। एपिडेमिक बहुत तेज से जो फैले, लाखों लोग मर जाए। और फिर उसके बाद लोग मरने लगेंगे जब महामारी होगी, बीमारी से ही मरने लगेंगे। इंक्रीज्ड नंबर ऑफ डेथ्स होने लगेंगे। इससे क्या होगा? अगर फूड राइट्स भी होंगे तो क्या दंगे में भी लोग एक दूसरे को मार देंगे? फूड, एक दूसरे के ऊपर लाठी लेके लोग दौड़ेंगे कि हमें अनाज दो। सामंत के यहाँ ही हमला कर दिया लोगों ने। अभी तुमको फ्यूड दिखाया था ना, लोगों ने इकट्ठा होकर लाठियां बरसानी शुरू करी, आग लगा दी, सारा अनाज लूट लिया। वो जो जमा करके रखा था सब लूट लिया। सामंत भागे शहर की तरफ। इतनी बात हो गई। ये सारी चीज होने के बाद क्या हुआ? अब देखिए कि एट दैट टाइम देयर वर फ्रेंच राइटर्स। फ्रेंच राइटर्स कहाँ से हुए? राइटर्स इन जो थर्ड स्टेट थी उसमें, जो यहाँ पर एक हमारा मिडिल क्लास था, वो फ्रेंच राइटर्स थे। ये और ये देखो यहाँ पर कौन कौन से ट्रेडर्स थे? क्या बिग बिजनेसमैन थे? लॉयर थे और कोर्ट ऑफिशियल्स थे। और कौन था बोलो? मर्चेंट। तो इन सब के अलावा इनमें से कुछ राइटर्स निकले। और कुछ यहाँ पर कौन थे? क्या फार्मर, पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स, यानी कलाकार। इन दोनों ग्रुप में ये तो लैंडलेस, लेबर और जो स्मॉल पीजेंट्स थे, सर्वेंट्स थे, इन दोनों में से राइटर्स निकले। सम राइटर्स, क्योंकि ये थोड़े अमीर थे तो इनके यहाँ क्या है कि कुछ पढ़ाई लिखाई ज़्यादा हो पाई। तो वो राइटर्स ने क्या बताया? एंड राइटर्स जैसे कि एक था जॉन लॉक। जॉन लॉक, ये सब यहाँ लिखा हुआ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से राइटर्स हुए। पेज नंबर 6 पर होगा, इसी राइट्स के ठीक नीचे। राइट्स के ठीक नीचे वाली तीसरी लाइन पढ़ो, तो दूसरी तीसरी लाइन या मिला। तो जॉन लॉक ने क्या बताया? और जीन जॉक रूसो, ठीक है, who wrote two treaties of government. इसका मतलब होता है सरकार की दो संधियां। सरकार की दो संधियां, यानी सरकार को की जनता से संधि है, जनता का हित उसको देखना है। इस तरीके से मरवाना नहीं है लोगों को। इन लोगों ने बोला, इन लोगों ने एक कॉन्सेप्ट दिया नेशनहुड का। ये समझो, जैसे अभी राजस्थान में पहले क्या होता था, महाराणा प्रताप का शासन था, तो लोग कैसे पूजा करते थे, जय महाराणा जय महाराणा। फिर अकबर आ गया, अकबर ने सब कब्जा कर लिया। फिर फोटो हटा के जय अकबर जय अकबर जय अकबर करते रहते। उनको लेना देना था ही नहीं था नेशन से, जो आ जाए उसी की स्वामी भक्ति। ये चीज़ तो ठीक नहीं है। अभी हम लोगों में नेशनहुड है। हम ये देखते हैं आज की, चाहे मोदी हो चाहे राहुल हो, देश रहना चाहिए। देश पे 100 मोदी भी कुर्बान है, 100 राहुल भी कुर्बान। ये सोचते हैं कि नहीं? हमारे लिए इस समय कोई प्रधानमंत्री प्रमुख नहीं है। जब तक प्रधानमंत्री देश को अच्छे से देख रहा तभी तक वो प्रमुख है।
देश के लिए एक भी गद्दारी करेगी तो क्या हम माफ करेंगे उस प्रधानमंत्री को? हमारी प्रधानमंत्री से स्वामी भक्ति नहीं है। किससे स्वामी भक्ति है? तुम किसके लिए जान दे सकती हो? देश के लिए। ये नेशनहुड का सिद्धांत है। इन लोगों ने जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू और रूसो, जीन जैक रूसो, इन लोगों ने, और अगले पेज पे लिखा है एक महिला पत्रकार थी ओलंपी डी गॉर्जस, उसका भी चित्र बना हुआ है अगले पेज पे। तो इससे हमें पता चलता है, मिला ओलंपी डी गॉर्जस का? मिल गया? ठीक है, ये देखो सही है। तो अब इसमें बहुत सारे लोगों ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया बताइए? कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनहुड। पहला कौन था बताइए? जॉन लॉक। उसने कौन सी किताब लिखी? टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की संधि है, किसके साथ संधि है? लोगों के साथ, कि वो उनका हित दे। गवर्नमेंट शुड सी द वेलफेयर ऑफ पीपल। बोलो, बात समझ में आ गई? अब इसके बाद अगला राइटर कौन था? दैट इज मॉन्टेस्क्यू और रूसो। नाउ दैट इज, रूसो ने क्या कहा बताइए? जीन जैकस रूसो, जीन, सही है, जीन जैकस रूसो ने क्या बताया? इसको पढ़ेंगे, वैसे तो राउसियू आप बोल सकते हैं, लेकिन रूसो नाम है, रूसो। जीन जैकस रूसो हैज said about social contract between people and representative that there is social contract। ऐसे जनता का शोषण नहीं किया जा सकता। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट एडवोकेटेड। उन्होंने क्या किया बोलो? एडवोकेटेड, ऐसी बात कही। There is social contract between people and its representative। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है जो उसके लिए सत्ता चला रहा है। तो उन्होंने ऐसी बात कही कि पीपल और रिप्रेजेंटेटिव के बीच में एक क्या है? अनुबंध है कि हम तुम्हारे लिए अच्छा करें और तुम उसके बदले में हमें टैक्स दो, और टैक्स देते रहो, हम तुम पे गोली चलाते रहें। ये कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट है क्या? तुम ही से टैक्स ले रहे हो, तुम ही पे गोली चला रहे हैं बंदूक खरीद के। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये भी बताया कि द लैंड बिलोंग्स टू ऑल, रिसोर्सेज बिलोंग टू ऑल, द नेशन बिलोंग्स टू ऑल। नेशन की पर अवधारणा दी, दैट इज व्हाट इज द नेशन। ये जॉन पॉल मारत ने कहा कि नेशन क्या है? नेशन एक आत्मा, ठीक है, ये बात बताइए। तो रूसो का बात तुम्हें समझ में आ गया कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। और जॉन लॉक ने विधि क्या बताया? क्या, कौन सी बुक लिखी? टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। सही। अब एक देखो मॉन्टेस्क्यू, अगली लाइन में पढ़ो, उन्होंने क्या लिखा? दैट इज मॉन्टेस्क्यू proposed division of power। उसको पूरा दुनिया आज मानता है। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन किसके किसके बीच में? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव को क्या करना चाहिए? कानून बनाना चाहिए। एग्जीक्यूटिव को क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। जैसे पुलिस वाले इम्प्लीमेंट, तो इसको क्या है? फॉर्मुलेट लॉ, ठीक है, मेक लॉ, इम्प्लीमेंट लॉ, पनिश दोज हु डिफाई लॉ, सेफगार्ड लॉ। सही है। इसको क्या करना है? लेजिस्लेटिव, विधायिका। विधायिका क्या करेगी? टू मेक लॉ। ये क्या करेगी? कार्यपालिका। इम्प्लीमेंट लॉ। और न्यायपालिका क्या करेगी? टू सेफगार्ड
इतनी बात हो गई। तो तीन कौन कौन से राइटर के नाम बताओ। हाँ हाँ, जीन जैकस रूसो। मॉन्टेस्क्यू ने कौन सा बुक लिखी? बोलो दिव्यांशु, तो प्रिंटिंग ऑफ गवर्नमेंट। आप बताओ। The spirit of war. सही तो जानती। चलो, मॉन्टेस्क्यू एंड रिटन, उसको भी दिखाओ दिव्यांशु को। एंड रिटन ए बुक ऑफ द स्पिरिट ऑफ लॉ। उन्होंने ये बुक लिखी। अब देखो क्या चीज, The idea of this philosophy. क्या चीज बताओ। Writer की जगह philosopher का। राइटर और फिलोसफर, जो लिखने वाला ही एक दर्शन शास्त्री होता है। दर्शन का मतलब है, अगर तुम ये कहो कि हम में जीवन है तो ये फैक्ट है, लेकिन कोई अगर ये बोल दे कि हम में जीवन क्यों है, हम दुनिया में क्यों आए हैं, तो ये तो फिलोसफर हो गया। ये ऐसी बात कर रहे जिसका किसी के पास जवाब नहीं, जो ऐसी बात कर रहे जिसका साइंस जवाब ना दे सके, समझो फिलोसफर। वो ये बोलने लगे कि हाँ हम हैं, ये फैक्ट है, हम जीवित हैं, ये भी फैक्ट है। हम जीवित क्यों हैं, हमारी जीने का क्या उद्देश्य है, समझ लो फिलॉसफी झाड़ रहा है, दर्शन शास्त्री है जो ऐसी वैसी बातें करें। तो क्यों खाते हो खाना, मत खाओ, ऐसे वैसे बात करने लगे, समझो जिसकी जवाब सवाल का कोई उत्तर ही ना हो दुनिया में, वही फिलॉसफर। राइटर्स फिलॉसफर ही होते हैं, वरना इतनी बड़ी बड़ी बातें वे क्यों कर सकेंगे। सही है। कोई ऐसे भी बोलने लगे भगवान क्या है, उसकी सत्ता क्या है, भगवान का हम पर क्या प्रभाव है, वो सब फिलॉसफी। अगर वो कोई कहे अन्वी तुम खाओगी तो जियोगी, तो वो साइंटिस्ट है, खाने से जिया। और कोई कहते अन्वी जी के क्या करोगी तो समझो फिलॉसफर हो गया। फिलॉसफर के चक्कर मत पड़ना। आगे देखो, तो सॉक्रेटिस एक फिलॉसफर हुए, बहुत बड़े बड़े फिलॉसफर हैं। कबीर ये फिलॉसफर हुए। उन्होंने जो एक फिलॉसफर भी होते हैं वो रिफॉर्मर्स भी हो जाते हैं, कई बार समाज को सुधारने लगते हैं। अब आगे देखो, नाउ ये सब फिलॉसफर थे, और जब जो हमने बताया इन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का क्या फैब्रिक था, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, देयर वर 28 मिलियन सिटीजन थे फ्रांस में, मिलियन सिटीजन्स वर इन फ्रांस। अच्छा, इसमें से ठीक है, देयर वर 4 मिलियन सिटीजन्स कैसे थे, 4 मिलियन सिटीजन्स, इसी में से आउट ऑफ इट वर एक्टिव सिटीजन्स, आउट ऑफ इट वर एक्टिव सिटीजन्स, वो सक्रिय नागरिक थे। दे कैन वोट। अब क्योंकि जब तक राजा था तब तक तो वोट नहीं चलता था, अब नेशनल असेंबली बन गई है तो 4 अगस्त के बाद अभी एक्टिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन का मतलब लबानिका समझो, जो एक्टिव सिटीजन्स आर दोज हु पे टैक्सेस इक्वल टू 3 लेबर डेज। अभी जैसे अनुष्का 700 रुपये की लेबर लाना पड़ता है, तुम घर में लगाओ कुछ भी साफ सफाई के लिए, तो 3 दिन का लेबर चार्ज कितना हो बताओ, 2100। इतना पैसा अगर तुम सरकार को टैक्स देती हो तो तुम वोट डाल सकते। तुम्हें वोट डालने का अधिकार कब है, जब तुम हर महीने कितने पैसा दो सरकार, 2100। ऐसे इसमें जो बंदे वोट डालेंगे उनका एज मतलब 25 के आसपास में कुछ चाहे होना चाहिए। हाँ, ये भी सही कह रहे हैं। उनकी एज कितनी होनी चाहिए, 25। ये पूरा फ्लो चार्ट देखो, इसी के बारे में चर्चा करना है। आप ये देखिए, ये फ्लो चार्ट, इस पर अब हम मिला।
बोलो मिला? चलिए अब ये देखो एक्टिव सिटीजन से हु कैन वोट किसके लिए? फॉर मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली। वो वोट कर सकते थे। अच्छा अब जरा देखिए कि यहां तक की बात होने के बाद जैसे दो तरीके के सिटीजन थे फ्रांस में जो वोट नहीं दे सकते थे, वो जरा देखो, उनको कहते हैं पैसिव सिटीजन, वो नहीं दे सकते थे कि नो वोटिंग राइट्स। इसके अंदर वुमेन और चिल्ड्रंस भी आते हैं। तो पैसिव सिटीजन्स कौन थे? वुमेन एंड चिल्ड्रन। वुमेन को तो कोई वोटिंग राइट नहीं था। एंड ऑल पर्सन बिलो 25 इयर्स एज। और जो बहुत मजदूर थे, लेबर थे, वो तो दे ही नहीं सकते थे। एंड ऑल दोज हु कैन नॉट पे टैक्सेस फॉर 3 लेबर डेज, वो भी ये 3 मिलियन मैन थे। फिर एक्टिव सिटीजन में 4 मिलियन लोग दे रखे हैं, उसके बाद फिर पैसिव में 3 ही मिलियन। ऐसा हुआ है कि एक्टिव पैसिव के अलावा भी प्लस कितने बच गया? 21, दैट इज लैंडलेस लेबर्स, उनको किसी में नहीं रखा। ये जो 25 साल से कम की एज है वो उनकी है कि जो टैक्स दे रहे हैं लेकिन अभी 25 क्रॉस नहीं किए। तो पैसिव सिटीजन में और क्या आएंगे? प्लस 21 मिलियन पीपल हु आर लैंडलेस पीजन या लैंडलेस लेबर, वो सब आएगा। उनको तो कभी वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। हाँ, कभी अमीर बन गए, 3 डेज के वेजेस के बराबर दे दे तो एक्टिव में आ जाएंगे। अच्छा, एक्टिव कौन थे? इन सबको जोड़ोगे तो 28 हो जाएंगे। अब इसके बाद एक्टिव सिटीजन कौन थे? एक्टिव सिटीजन्स एंटाइटल्ड टू वोट। इसमें 4 मिलियन आउट ऑफ 28 मिलियन। ये क्या करते थे? ये लोग वोट देते थे और कितने लोगों को इलेक्ट करते थे? इलेक्टर्स 50,000। ये 50,000 इलेक्टर्स होते थे। मैं अब जरा देखो कितने लोग वोट देते थे? 4 मिलियन देते थे। 4 मिलियन का तुम क्या मतलब समझते हो? 6 जीरो होते हैं 1 मिलियन में, ठीक है। अब कितनों को वोट देकर इलेक्ट करते थे? 50,000। तो बताओ 4 जीरो यहाँ से कट करो, 4 जीरो यहाँ से कट करो, तो 400 लोग 5 को करेंगे। तो बोलो इसका क्या मतलब है? 80 लोग कितने को करेंगे? सही है, हर एक 80 लोग जो इसमें एक्टिव है, एक को यहाँ भेजेंगे। और फिर वो लोग क्या करेंगे? 745 मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली को चुनेंगे। मेंबर्स वो पूरे फ्रांस के, जैसे हमारे यहाँ संसद होती है, 546 मेंबर होते हैं हमारे संसद में, पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं, पूरा देश चुनता है कि नहीं? उन्हीं में से एक प्रधानमंत्री बन जाता है। जब चुनाव होते हैं तो सब जगह से, जोधपुर से सिर्फ एक जाता है, हर शहर से एक। तब इतने शहर हैं भारत में, तो इतने लोग चुन के जाते हैं हर शहर से। उनको सांसद कहते हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के MP कहते हैं। सही है। ऐसे ही ये लोग चुनते थे। तो कितने मेंबर चुनते थे? 745 मेंबर्स किसके? नेशनल असेंबली।
अब ये जो चुन के आए, ये लोग क्या कर सकते थे, ये लेजिस्लेचर थे, ये कानून बना सकते थे, लेजिस्लेटिव। अच्छा अभी अभी आपको बात बताई, ये काम किसने किया, मॉन्टेस्क्यू ने बताया था कि नहीं, ऐसा होना चाहिए, 3 अलग अलग शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, तो डिवीजन ऑफ पावर। लेजिस्लेचर क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा कि राजा कौन सा कानून माने, राजा को वही काम करना जो नियम ये बनाएंगे, अपने मन से वो कुछ नहीं कर सकता। दे कंट्रोल किंग, और किंग इनको कैसे कंट्रोल करता था, वीटो। इन्हीं में से ये लोग अपना खुद भी बन सकते थे, मिनिस्टर्स बनते थे। जैसे अब अभी भी आप लोग देखते हो, मिनिस्टर का मतलब है फॉरेन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, राज्य मंत्री, कपड़ा मंत्री, महिला मंत्री, ठीक है, बहुत सारे मंत्री होते हैं, शिक्षा मंत्री भी होता है, रक्षा मंत्री भी होता है, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, कोर्ट मिनिस्टर, ऐसे अलग अलग चीज़ें होती है कि नहीं, पेट्रोलियम मिनिस्टर, ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर, रेल मिनिस्टर, एविएशन मिनिस्टर। तो ये मंत्री होते हैं, अलग अलग विभाग देखते हैं। राजा और मंत्री, राजा के अंतर में ही मंत्री थे। अच्छा अब अगर ये कहे राजा से कि ये मानो, तो राजा के पास एक वीटो था, वो उसको ये स्पेशल अधिकार था, नहीं मानते जाओ तुम लोग को डिसॉल्व कर ले जाओ, फिर से चुन के। राजा का मन माने और नहीं मानेगा तो वो भंग कर सकता है। नेशनल असेंबली का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय सभा को भंग कर दे, अरे जाओ तुम लोग डिसॉल्व, हम तुमको भंग करते हैं, डिसॉल्व, अब जाओ फिर से चुनाव होगा। उसने 2 साल में 18 बार भंग किया, मजाक बना के रख दिया। तो जब भी वो कोई नया नियम दिखाती थी, वीटो ना करते तो सफल ही हो जाता, ये बेकार में वीटो दे। लेकिन उस समय हिम्मत नहीं थी ना राजा के खिलाफ जाने की, राजा को फिर भी रखा, राजा को हटा देते तो सही था। अब आप सोचो, जो एक ऐसा युग है जिसमें हम जय अकबर और जय महाराणा कर रहे हैं, ऐसे में हम बिना राजा के सोच पाते क्या कि हम बिना राजा के चल सकते हैं? उतना उनकी भी हिम्मत नहीं थी, ना रूसो में थी, ना जॉन लॉक में थी, और ना मॉन्टेस्क्यू। बोली राजा रहेगा, हमारी बात माने, हटा ही देते, अपना ही रिप्रेजेंटेटिव चला लेते, नहीं जैसे हमारे पीएम। लेकिन उस समय दिमाग नहीं था इतना, नेशन की ही अवधारणा नहीं थी, तो दिमाग क्या होता। तो राजा ने खूब खेल खेला, 18 बार चुनाव हुए, देश का पैसा चुनाव में ही खर्च हुआ। चुनाव आसान चीज़ तो है नहीं, कहाँ कहाँ सबको रिप्रेजेंटेटिव, पूरा पैसा जो विकास में होना चाहिए तो किसमें खर्च हुआ, चुनाव। अच्छा इसके अलावा यही एक्टिव सिटीजन्स और क्या करते थे, वोट दे के ज्यूडिशरी जज को नियुक्त करते। तो जज ये हो गया ज्यूडिशियरी, और ये क्या हो गया, दैट इज एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका जो काम करेगा। और ये है न्याय, ये विधायिका जो विधान बनाएगी। विधान का मतलब क्या होता है, विधि किसे कहते हैं, कानून। विधि तो तुम समझते हो, कानून होता है। विधि ने तेरी कथा लिखी है, आंसू में कलम डुबो, तेरा दर्द न जाने कोई। विधि है कि नहीं, विधि किसे कहा गया है, कानून को लिखने वाले। तो इस तरीके से विधि से विधायक बना, विधायक भी इसी से ही बना। विधान, संविधान, सबके लिए समान विधान, इसी से। विधि वर्ड किसका है, वो विधि का स्टूडेंट है, यानी लॉ का स्टूडेंट। कार्यपालिका में जो काम करे, ये क्या है बताइए, कार्यपालिका। और ये कौन है, न्यायपालिका। इस तरीके से ये पूरा फैब्रिकेशन था, यही नेशनल असेंबली है। दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इस सिस्टम को क्या कहते हैं, दैट इज सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। उसी का फ्लो चार्ट है। अगर आपसे कहा जाए फ्लो चार्ट बनाओ तो यही बनाना है। अब देखिए, those who above, ये कौन से लोग थे, these were paying, ठीक उसी फ्लो चार्ट के नीचे लिखा है, that is taxes equal to 3 days of labor wage, taxes, देखो उसी फ्लो चार्ट के नीचे लिखा है, equal to 3
wages, 3 days of labor wages of जो इतना टैक्स पे करते हो। अब देखिए ये सारा सिस्टम नेशनल असेंबली 2 साल ही चली। मैंने आपको बताया ना कि हुआ क्या होगा। अच्छा, राजा बिल्कुल संतुष्ट नहीं था, उसे मन नहीं लग रहा था ये काम करना। किसी के अंदर में काम करने में अच्छा लगेगा क्या? उसने क्या किया, कहाँ की राजकुमारी से शादी की? ऑस्ट्रिया। उस देखो सारे राजा एक होते हैं। अगर आज हमारे यहाँ विद्रोह कर दिया पब्लिक ने, तो कल क्या ऑस्ट्रिया में नहीं कर देंगे? देखा देखी। और फिर प्रूशिया भी था, जर्मनी। तो उसने वहाँ के राजाओं से बोला यहाँ का विद्रोह दबाओ, नहीं तो तुम्हारे यहाँ भी हो जाएगा। ऑस्ट्रिया से बोला तुम तो हमारी ससुराल हो, तुम्हारे की तो राजकुमारी हमको भी आई है, तुम भी मदद करो। तो ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के साथ मिलकर ये षड्यंत्र करने लगे कि अपने यहाँ को क्या करेंगे। नाउ लुई 16 हैज कॉन्स्पायर्ड अगेंस्ट पब्लिक विद द हेल्प ऑफ डायनेस्टी, वहाँ का जो राजतंत्र था ना, ऑफ ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया। नेशनल असेंबली केम टू नो इट। उसने ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के खिलाफ आक्रमण कर दिया, बोला युद्ध का ऐलान, या हमको हराना चाहता है, हम इसी को हराएंगे। तो नाउ लुई 16 वाज अनहैप्पी विद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो तुम समझ रही हो ना, देखो इस चीज को। लुई 16 was unhappy। अब तो उसको खुद कुछ कर ही नहीं सकता था, कुछ भी नहीं है पावर उसके हाथ में। विद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की he made secret plan with Prussia and Austria dynasty। डायनेस्टी का मतलब वहां का राजघराना। फिर क्या हुआ, अगेंस्ट नेशनल असेंबली, इसकी अगेंस्ट में, अगेंस्ट राष्ट्रीय सभा, नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली केम टू नो दिस, उसे पता चल गया, नेशनल असेंबली केम टू नो इट। तो नेशनल असेंबली डिक्लेयर्ड ए वार, उसने युद्ध छेड़ दिया। डिक्लेयर्ड ए वार, किसके अगेंस्ट में? अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। प्रूशिया किसे कहते हैं? जर्मनी को तो ऑस्ट्रिया। जो कॉमन पब्लिक थे वो वीरता से भर गए और वो युद्ध के मैदान में चले और उन्होंने मर्सिलीज के गीत गाए। एक जगह थी वहाँ मर्सिलीज के, आज वही फ्रांस का नेशनल एंथम। समझ में आया? ये सब अगले पेज पे लिखा है कि लोग वीरता में भर गए और ऐसे ही कि उनको कितना पैसा मिलेगा उन सब की चिंता नहीं की। और ये देखो, ये लाइन पढ़ो, ये लाइन क्या लिखी जो मेरे में येलो कलर है, दैट इज उन्होंने मर्सिलीज के सॉन्ग गाए। फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकेम ए रिपब्लिक। आखिरी लाइन पढ़ो पहले पैराग्राफ की। तो इससे क्या हुआ, it was sung for the first time, volunteers from Marseilles। एक मर्सिलीज एक जगह थी और वहाँ के लोग, उन्होंने वीर रस से भरी कविता गाई। और वो मर्सिलीज की जगह थे, वीर रस से भरी कविता, ऐसी चीज जो लोगों में वीरता भर दे। अंधकार दूर था, झांक रहा सूर था, कमल डोलने लगे, कोष खोलने लगे, रात की सभा उठी, मुस्कुरा प्रभा उठी, घूम घूम कर मधु, फूल चूम कर मधु, गा रहे विहान थे, गूंज रहे गान थे, रात मिलना पता, चांद का न था पता, तुहिन बिंदुगत कहीं, छिप गए नखत कहीं। ऐसे गाई जाती है, ये प्रभात फेरी होती है, सुबह उठ के गाई जाती है। तो ऐसे लोगों में वीरता का संचार हो जाता है। ऐसे मर्सिलीज के लोग उठे और वो कहाँ चढ़ पड़े, युद्ध के मैदान। जो वो सबसे पहली बार, उनको देखा देखी दूसरे भी आगे आए।
समझ में आई बात कि नहीं? तो इस तरीके से उन्होंने कैसे गीत गाए, वीरता से भरे, और आज वो वहाँ का नेशनल एंथम है जो कि आपकी बुक में लिखा हुआ। चलिए, कॉमन पीपल फ्रॉम मर्सलीज मार्च्ड फॉर वॉर, जॉइन वॉर। तो कॉमन पीपल फर्स्ट टाइम लिखा, देखो उसी से ऊपर की लाइन ऑफ मर्सेलीज, और उसी के नाम पे क्या हुआ है आज का वहाँ का राष्ट्रगान है। सो joined as soldiers. Now Mercedes ये MCQ आता है। Mercedes is नेशनल एंथम, उस जगह के नाम से हो गया नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। अच्छा, ये तक बात हो गई, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ होगा, मान लो युद्ध हो गया तो क्या हुआ होगा, तो धीरे धीरे ये देखा गया कि देयर वाज लॉस। अब कुछ और चीजें आने लगी। देयर वाज मोर वर्सन सिचुएशन टू द पब्लिक, सिचुएशन खराब होती गई। मोर वर्सन, युद्ध कोई अच्छी चीज तो है नहीं, सिचुएशन टू पब्लिक। और आगे देखो, इसके अलावा क्या हुआ कि तो नेशनल असेंबली लॉस्ट इट्स फेट, उसने अपना जो विश्वास था लोगों के बीच में खो दिया। बिकॉज किंग हैज डिसॉल्व नेशनल असेंबली 18 टाइम्स इन 2 years। नेशनल किंग और फर्दर किंग ने क्या किया था, हैज डिसॉल्व नेशनल असेंबली 18 times in 2 years। नेशनल असेंबली लॉस्ट इट्स पावर। जब तुम अपना कोई एक नियम राजा को मनवा नहीं सके, और तुम्हारे होने का क्या मतलब है? 2 साल से संघर्ष ही कर रहे हो, बार बार जनता के पास जाते हो, इस बार वोट दे दो, इस बार तो मैं राजा से मनवा के रहा। राजा तो ये पागल आदमी है, हर 1.5 महीने में चला आता है कि इस बार मनवा दूंगा। ये बेकार चीज। आ जाए तुम्हारे पास कोई वोट मांगने 1.5 महीने में, तुम क्या करो? फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाओगे? हर 1.5 महीने में आ जा रहा है, बोला राजा ने भगा दिया, फिर से दे दो वोट, ठीक बात जाएंगे फिर। क्या मतलब? नेशनल असेंबली को लोगों ने बेकार समझे, कुछ बेकार चीज। और क्या हुआ, नेशनल असेंबली लॉस्ट इट्स फेट। लॉस्ट इट्स फेट एमंग पब्लिक। और जरा देखो, तुम ये सोच रहे होगे कि नेशनल असेंबली का कौन फेवर करेगा? सिर्फ यही 4 मिलियन लोग। जो गरीब 21 मिलियन है, क्या वो उनके लिए कोई योजना बनाएगी? जिसके हाथ में सत्ता होती है वो अपने ही लिए काम करता है, क्या इन गरीबों के लिए कुछ करेगा? तो जो लोअर क्लास ऑफ थर्ड स्टेट है, ये थर्ड स्टेट है, ये लोअर क्लास, दे वर नॉट सेटिस्फाइड। एक होता है अपर क्लास, एक मिडिल क्लास और एक लोअर क्लास। ये सेटिस्फाइड नहीं थे। क्यों? क्योंकि नेशनल असेंबली हैज ओनली वाज थिंकिंग अबाउट ट्रेडर्स। वो किसके बारे में सोचती थी? जो एक्टिव सिटीजन थे, वो ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, या कोर्ट्स के ऑफिशियल्स, उन्हीं के बारे में सोचेगी। वो लैंडलेस लेबर के बारे में क्यों सोचेगी? तो अब जरा देखिए, ऐसी स्थिति में जब राजा के पास भी पावर नहीं है और ट्रेडर्स के पास भी पावर नहीं, तो कौन शेर बन जाएगा? ये। और इन लोगों ने एक अपना क्लब बना लिया, जैकोबिन्स। कौन सा बना दिया? सेंट जैकोबिन, एक प्रीस्ट थे, उन्होंने क्लब की स्थापना की इन गरीबों के लिए।
और उनमें एक लीडर था, उसका एक नेता था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे। उसका नाम क्या था? वो धीरे धीरे बहुत ऊंचा बन गया। वो एक अच्छा ओरेटर था, बहुत अच्छा वक्ता था। हमें ये करना चाहिए, फ्रांस का ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना। लोग बिल्कुल सुनते रहे, ऐसा ऐसा। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे हिट हो गया। 2 साल बाद 89 में नेशनल असेंबली बनी थी, 2 साल बाद चुनाव करा दिए, क्योंकि अब युद्ध भी हो गया, कुछ मीनिंग रह नहीं गया। तो नेशनल असेंबली ने कहा कि कुछ तो फ्रेम करने के लिए फिर से चुनाव करा। चुनाव तो हो ही रहे थे, और अब की बार जब चुनाव हुए तो ये कहा गया कि जितने भी सारे 21 लाख, मतलब 21 लाख नहीं 210 लाख, 21 मिलियन का मतलब 210 लाख लोग वोट देंगे। वुमेन नहीं देंगे, आदमी जो 25 साल से ऊपर थे वो देंगे। सही है, सारे तो नहीं देंगे, यानी आधे तो देंगे, तब भी 10 लाख लोग तो देंगे। वो जो देंगे वोट, उसको कहा गया अब फ्रांस रिपब्लिक बन गया। तुम्हें ये क्या मतलब होता है रिपब्लिक का क्या मतलब? When the government is elected by public, then that is called republic. तो भारत भी तो एक रिपब्लिक है, जहां पर चुनी हुई सरकार होती है उसे क्या कहते हैं? रिपब्लिक। तो अब आगे की बात होती है इन 1792। अब आगे की बात करो। दैट इज, यहां से लवनिका क्या लिखोगी कि जो लोअर मिडिल क्लास है वो कौन था? 21 मिलियन लोग, 21 मिलियन वर अनहैप्पी विद नेशनल असेंबली। उसने उनके बारे में कुछ कभी सोचा ही नहीं था। सो दे फॉर्म्ड देयर सेपरेट क्लब। उसे क्या कहते थे? सो दे फॉर्म्ड their separate club called Jacobin Club. Their separate club called Jacobin Club. Jacobin Club किसके द्वारा बनाया गया था? It was founded by a priest. इसकी स्थापना की गई थी एक पादरी के द्वारा, फादर के द्वारा। It was founded by a priest, सेंट जैकोबिन, संत जैकोबिन के द्वारा। इस जो जैकोबिन क्लब था, इसमें बहुत मीटिंग ये लोग करते रहते थे, अलग अलग चाय की दुकानों में, टी क्लब में बातें होती थी बहुत कि हमें क्या करना चाहिए, ऐसे बातें होती थी। इसके लोग, दैट इज जो फ्रांस की जनता थी, वहां पर जो जेंट्स थे वो ऐसी पैंट पहनते थे, और इसको कहते थे अबव नी। उसको क्या कहते थे? घुटनों के ऊपर। और जो फ्रांस की लड़कियां थी वो घाघरा पहनती थी, वो भी घुटनों के ही ऊपर था। तो इस तरीके से जो एलाइट पीपल थे वो कहलाते थे ब्रीचर्स। क्या कहलाते थे? जो जांघ तक पहना जाए उसे जांघिया कहते हैं। जांघ तक आए, ऐसे लोग पहनते नहीं है, जांघ तक आए उसे जांघ, लेकिन ये लोग पूरा पहनते थे। गरीब थे, इनको कहा जाता था विदाउट ब्रीच, या इसे सैंड क्यूलोट्स, वहीं पर पढ़ लिखा है, पढ़ो। यानी वो घुटनों तक कपड़ा नहीं पहनते थे, वो पूरा नीचे तक पहनते थे और स्ट्रिप्ड पहनते थे। तो इन लोगों की जो ड्रेस पोशाक थी वो कैसी थी? सैंड क्यूलोट्स। ये क्या चीज़ है बोलो? क्यूलोट्स। क्यूलोट्स का मतलब है अबव नी। इसका क्या मतलब है? नी के ऊपर, जो नी के ऊपर पहना जाएगा वो एलाइट पीपल है। एलाउट का मतलब क्या है? संभ्रांत। संभ्रांत का क्या मतलब है? कि धनी वर्ग। एलाइट, यू आर वेरी एलाइट। एलाइट बोलते ही नहीं किसी को, तुम तो एलाइट फैमिली से आते। और ये लोग कैसा पहनते थे ना? जो जैकोबिन क्लब के मेंबर थे वो क्या पहनते थे बोलो? जैकोबिन क्लब मेंबर्स वियर
क्लॉथ बिलो या ट्राउजर्स, वो क्या पहनते थे? ट्राउजर्स बिलो ब्रीच, बिलो नी। और उसे क्या कहलाता था बताओ? एंड विच इज कॉल्ड, उस पोशाक को क्या कहते थे? विच इज कॉल्ड सैम क्यूलोट्स, यानी विदाउट नी। उनका घुटना दिखता ही नहीं था, घुटना ही नहीं दिखे। और वो तो क्यूलोट्स थे, उनका घुटना दिखता था, और ये विदाउट नी सैम क्यूलोट्स कहलाया। ठीक है। एंड दे वियर स्ट्रिप्ड क्लॉथ, वो धारीदार कपड़े पहनते थे। देखो, दीज वियर स्ट्रिप्ड क्लॉथ। और वो रेड हेड क्यों लगाते थे? स्ट्रिप्ड ट्राउजर पहनते थे, चाहे स्त्रियां हो चाहे पुरुष हो, ट्राउजर्स। एंड वियर रेड कैप सिंबल ऑफ which was symbol of, सही कह रहे हो, सिंबल किसके लिए? सिंबल ऑफ लिबर्टी भी लिख सकते हो। अब सब तो उसमें स्लेव नहीं रहेंगे, मतलब उसी के नाम पे। अब देखो इन आगे देखो, समर 1992 में क्या हुआ? अब इस पैराग्राफ में समर 1992 इसके नीचे ये वहाँ की सेंट मैरियनी है। मतलब जैसे हमारी भारत माता होती हैं, तो फ्रांस की राष्ट्र देवी का क्या नाम है? सेंट मैरियनी। अभी ट्राई कलर बताया था लवनिका ने, वही 3 कलर के कपड़े पहनी है। देखो वही है। तो ट्राई कलर है, मतलब हाथ में तो वो लिए 3 कलर तो हो ही गया। क्या एम यानी अच्छा अभी देखते हैं। चलो अब आगे की बात देखो। इतनी बात हो गई कि जैकोबिन्स ने क्या किया बताओ? ये सब हो रहा था। अब नेशनल असेंबली क्या तुम्हें ये लगता है आसानी से बोलेगी अच्छा सब लोग वोट देंगे? जो भिखारी खाने की परेशानी वो भी वोट देगा। ये जैकोबिन गए, और इसी समय जब युद्ध हो रहा था तो लुई 16 और उसकी फैमिली छिपी हुई थी ट्यूलरीज में। तुम्हें ट्यूलरी का महल दिखाया था, एक वर्सिलीज था। ट्यूलरी थोड़ा पुराना महल था, 14 लुई रह चुके थे। ये लोग कहाँ रुके हुए थे बताओ? पैलेस ऑफ ट्यूलरीज में, पैलेस ऑफ। और ये सब जैकोबिन गए, 21 लाख में से बहुत सारे लोग, और वो जाके लुई को पकड़ लिए। अब जब ये लोग पकड़ लिए तो अब नेशनल असेंबली की क्या इज्जत रहेगी? कुछ रहेगी? और फिर उन्होंने कहा कि चुनाव होंगे, राजा को जिसने पकड़ लिया वही असली वो है। तो इसलिए इन 1792 जैकोबिन्स अटैक पैलेस ऑफ, कौन सा पैलेस? ट्यूलरीज, जहां पर लुई 1 से 14 तक रहे थे। एंड अरेस्टेड, किसे अरेस्ट कर लिया? अरेस्टेड लुई 16 एंड इट्स फैमिली, उसको फैमिली को अरेस्ट कर दिया एंड इम्प्रिजन, और साथ में उसको जेल में भी डाल दिया। ये सब देखो इसी में लिखा हुआ, तुम पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। इम्प्रिजन। नाउ इलेक्शंस वर हेल्ड, अब चुनाव होने हैं। नाउ इलेक्शंस वर हेल्ड, अब जब चुनाव होंगे तो क्या होगा? तो ऑल मेन अबव 21 ईयर्स, अब 25 साल वाला नहीं, ऑल मेन 21 साल वाले वोट दे सकते हैं। अब मेन की बात है, अबाउट 21 ईयर्स वर अलाउड टू वोट।
regardless of wealth. टू वोट रिगार्डलेस ऑफ Wealth. रिगार्डलेस ऑफ Wealth. हाँ, यानी पैसे की कोई बात नहीं, सभी दे सकते थे। इसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का नाम दिया गया, या एडल्ट सफ्रेज। फीमेल भी वोट देंगी तो उसे फीमेल सफ्रेज कहा जाएगा, लेकिन दे नहीं सकती थी। लेकिन यहाँ तो तब भी इसे कहा गया भाई सभी दे रहे हैं, तो इसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इंडिया में ये सही मायनों में लागू है, क्योंकि आप फीमेल और मेल दोनों दे सकते हैं, इवन ट्रांसजेंडर देने जाते हैं। तो इट वाज टर्म्ड एज, तो इसे क्या माना गया? टर्म्ड एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। एंड ठीक है, फ्रेंचाइजी को सफ्रेज भी कहते हैं। वोटिंग राइट्स को क्या कहते हैं? सफ्रेज। सफ्रेज का क्या मतलब है? वोटिंग राइट्स। एंड अब इसके बाद क्या हुआ? जैकोबिन्स वन द इलेक्शन। कौन जीत गया भाई? 21 लाख लोग हैं, वही जीतेंगे, और कौन जीतेगा? जैकोबिन्स वन द इलेक्शन। और जब वो इलेक्शन जीत गए तो द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड कन्वेंशन। अब सब लोग हैं तो नेशनल असेंबली नहीं बोला जाएगा। जैसे कभी बीजेपी जीतती है, कभी कांग्रेस जीतती है, तो इनकी पार्टी का क्या नाम था? कन्वेंशन। द न्यूली इलेक्टेड, कुछ ये अलग चीज थी, तो इन्हें नेशनल असेंबली नहीं कहा, न्यूली इलेक्टेड असेंबली को कन्वेंशन कहा गया। इलेक्टेड उसमें सभी पार्टी के लोग थे। जैसे यहाँ संसद कहा जाता है, उसी तरीके से पूरे सांसदों को क्या कहा गया? कन्वेंशन। ये इंपॉर्टेंट नाम है। और कन्वेंशन में सबसे ज्यादा मेंबर किसके थे? जैकोबिन्स के थे। ठीक है, दे इलेक्टेड देयर हेड एज मैक्सिमिलियन रॉबिस्परे। चूंकि सबने चुनाव में वोट दिया था, तो ये गवर्नमेंट इलेक्टेड मानी गई। अब यहाँ राजा नहीं है, इसलिए अब ये चीज किसमें बदल गई? अब ये रिपब्लिक हो गया फ्रांस। दे इलेक्टेड देयर हेड, they elected their head as Maximilian, to Maximilian Robespierre. मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर को अपना नेता चुन लिया। फ्रांस बिकेम रिपब्लिक। क्यों रिपब्लिक बन गया? As there was elected government, वहाँ जो सरकार थी, क्या वो जनता की चुनी हुई सरकार थी? As there was elected government। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो इसके बाद मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर वहाँ का हेड बन गया। Now, 21 जनवरी 1993 को इनको देशद्रोह का आरोप लगाया गया। ऑन 21 1992 में इलेक्शन हुए, और 93 में क्या हुआ? लुई 16 को गुलोटीन के नीचे रखते, ठक से ऊपर से बड़ी ब्लेड गिरती थी और सर अलग हो जाता था और उछल के बकेट में गिरता था। उसको गुलोटीन कहते हैं, और लोग ताली बजाते थे जब सर उछलता था। तो इनको ट्रीजन माना गया। नीचे ऐसा था, ये देखो, ये एक ऐसी ब्लेड होती थी, नीचे ऐसा रहता था, और उसी में इसको बोला जाता था राजा को कि अपना सर रखो, और राजा ऐसे लेट जाता था, और ये उसका पैर रहता था राजा, और ऊपर से एक ऐसी ब्लेड आती थी, ऐसी ब्लेड जो बहुत ऊंचाई से गिरती थी, ऊपर से छोड़ दिया था, तो जब ये इस पर गिरेगी तो सर उछलेगा, यहाँ बकेट रखी रहती थी, उसी में एग्जैक्टली गिरता था। सही, ये चीज़ है, इसको कहते हैं गुलोटिन। 2 साल पहले गुलोटिन, डॉक्टर गुलोटिन ने इसका आविष्कार किया था। सबसे ज़्यादा गुलोटिन उसके इस आविष्कार के बाद लोगों को इसी से मारा गया, बाद में उस डॉक्टर गुलोटिन को भी मार दिया। बोले तुमने ऐसी चीज़ क्यों बनाई? तो सन यहाँ तक की बात हो गई। तो मैक्सिमिलियन और इसमें क्या हुआ? लुई 16 को क्या माना गया? जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट थी ना,
तो लुई 16 तो इसके बाद तो लुई 16 मर गया, तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की भी तो खत्म हो गई। हाँ, मतलब पहले थी एब्सोल्यूट मोनार्की, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, अब रिपब्लिक आ गया। तो उसके बाद फिर ये लुई 18 आ गया। लुई 18 इनके परिवार के और लोग आते गए, इनके बच्चे तो थे, 3 बच्चे थे। वो जो इसका एक कोई बड़ा बच्चा होगा वो लुई 17 होगा, उस बच्चे का जो बच्चा होगा वो लुई 18 होगा। ये चीज़ है, समझ आई बात की नहीं? तो वो राजा तो नहीं बनेगा, अभी बनेगा, अभी नेपोलियन को आने दो, नेपोलियन हटेगा तो उसी को बनाया जाएगा। तो उसके बाद वो 1815 से 1824 तक वो राजा बनेगा। फिर उस लुई 18 का भाई चार्ल्स 10 बनेगा। वो लोग आगे बनेंगे, अभी नहीं बनेंगे। घर में रह रहे हैं अपना चुपचाप, पड़े हुए हैं, खाना पीना खा रहे हैं, अभी यही पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। सही है, 2 जनरेशन आगे चली जाएगी, अभी 30 साल आगे, तब फिर लुई 18 को ऑस्ट्रिया वाले बुला के, वो आगे की कहानी, लास्ट में हम वहाँ पहुँचेंगे। अभी तो कहानी सुनो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की। इसको किससे चार्ज किया गया था बोलो? 1793 में लुई 16 was charged against treason, देशद्रोह के आरोप में इसको चार्ज किया गया। फिर क्या किया गया बोलो? चार्ज ऑफ ट्रीजन। चार्ज ऑफ ट्रीजन एक बहुत बड़ा आरोप होता है। क्यों देशद्रोह माना गया? कि तुम अपने ही देशवासियों के खिलाफ ऑस्ट्रिया और प्रूशिया से वो ले रहे थे मदद, अपने ही देश को मरवाना चाहते। बोलो है गलत बात कि नहीं? एंड गुलोटिन along with Mary Antoinette and Guillotine along with his wife Mary Antoinette, क्योंकि वो उसकी सलाहकार थी, तो जो एडवाइजर होगा उससे भी तो मानना पड़ेगा। अब देखिए डॉक्टर गुलोटिन, ये सब यहाँ लिखा है, इसके किसके नाम पे हुआ था? नीचे लिखा है डॉक्टर गुलोटिन। रेन ऑफ टेरर में लास्ट पढ़ो। अब देखिए कि नाउ रेन ऑफ टेरर, अब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर राजा बन चुका था, बिकेम हेड, राजा नहीं बोलेंगे उसे, अब क्या बोलेंगे? हेड ऑफ फ्रांस। तो आगे का पढ़ो। Now Maximilian Robespierre became head of France. Robespierre, ये क्या किया? became head of France। कब चुनाव हुए? जब चुनाव हुए तभी बन गया। देखो 92 में हुए थे, तो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी 9 सितंबर, इन सितंबर 1917। बोलो ये हो गया। जब चुनाव हुए तो ये राजा बन गया, कन्वेंशन का ही तो था। इसने क्या किया बताओ? सितंबर 2-3 महीने इसने शांति से गुजारे, 93 से तो इसने हाहाकार मचा दिया, चुन चुन के क्लर्जी को मारने लगा, चर्च से पकड़ पकड़ के फादरों को। ठीक है, वो कभी टैक्स लेते थे लेकिन वो लोगों के सम्मानी थे। ऐसे ला ला के जजमेंट को बोल दिया तुम हमारे अंडर में, हम ही जीत के आए, और इनको सबको ग्रुप में ट्रेजन करो, सबको ट्रायल करो, सबको एक साथ बोलो मास गुलोटिंग। बकेट भर जाती थी, बकेट नहीं थी फ्रांस में, कटवाता था सर, सारे नोबिलिटीज को बकेट मरवाया गुलोटिंग। और कुछ लोगों इसको भी गुलोटिन से मार अब जरा देखो, जो इसके विरोधी थे, यहाँ पर कन्वेंशन जीत के आए थे तो कुछ लोग विरोध में थे, उनको भी गुलोटिन करा दिया। और जॉन पॉल मारत ने कहा ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। वहाँ का राइटर था, फिलोसफर, एक राइटर होते हैं ना जो पब्लिश करते हैं कि
मिस्टर रॉबिस्पे, आप ये अच्छा नहीं कर रही, डेमोक्रेसी आ गई है, आप तो इस समय रिपब्लिक में, ये सब गलत काम है। उसने मौलत को ही गुलोटिंग करा दी, राइटर को भी गुलोटिंग करा दिया। इसके बहुत सपोर्टर थे कि मैक्सिमिलियन रॉबिस्पे जिंदाबाद, वो भी आंसू निकाल दिया, वो भी बोलने लगे ऐसा मत, तो उनको भी गुलोटिंग करा दिया, अपने ही लोगों को करा दिया। इवन इट्स सपोर्टर्स, इस चीज को कहा गया रेन ऑफ टेरर, आतंक का साम्राज्य। 1793, देखो 2-3 महीने तक की तो कोई बात नहीं, राजा बनने और सेटल होने में समय लगेगा, लेकिन 93 से इसने ये काम खूब किया। 93 to 1794 इस कॉल, रेन का मतलब होता है राज्य, ऑफ टेरर का क्या मतलब होता है? आतंक। तो आतंक का राज्य, समझ आया कि नहीं? तो आतंक का राज्य, इसे क्या कहेंगे? आतंक का राज्य। मैक्सिमिलियन खुद तो नहीं कर सकता था, लेकिन रॉबिस्पे ठीक है, ने क्या किया बताइए? ट्रायल्ड किया टू नोबिलिटीज एंड क्लर्जी, इन ग्रुप, एक का नहीं, एंड उसके बाद क्या? अनाउंस देम, कोर्ट अनाउंस देम गिल्टी एंड दे वर गुलोटिंग। कोर्ट भी मिली गई थी इसके साथ, कोर्ट अनाउंस देम गिल्टी एंड गुलोटिंग। इसके बाद मैनी जो अपोजिट पार्टीज, मैनी मेंबर्स ऑफ opposition and even supporters who were against this action were guillotined, who were against this action, जो इस एक्शन के खिलाफ थे, were guillotined। आप जरा देखिए कि बगल में मैक्सिमिलियन रॉबिस्पे का चित्र है, ये दिखाया गया है, और वो ऐसा कर रहा था। जॉन पॉल मारत was a philosopher, ठीक है, कंडेम्ड, उसने इसकी निंदा की, कंडेम्ड दिस हाइनेस एक्ट, इस घृणित कृत्य की निंदा की, एंड वॉज गुलोटिंग, और उसको भी क्या कर दिया गया? गुलोटिंग कर दिया गया। इस वजह से इस एक्ट को क्या कहा गया? सो दिस एक्ट वाज कॉल्ड एज रेन ऑफ